क्या आप जानते हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? अगर ये आपकी जमीन पर दावा कर दे तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। 15 साल में इनकी जमीन की मिल्कियत दिन दोगुनी रात चौगुनी हुई। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि वक्फ और वक्फ बोर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है और कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये देश में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा संपत्ति का जिम्मेदार हो गया। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, यानी ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट, जायदाद को जन कल्याण में लगाना। इस्लाम में इसे धर्मार्थ बंदोबस्त कहते हैं। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले अल्लाह के नाम पर दान देते हैं। ये संपत्ति चल अचल दोनों ही तरह की हो सकती है। अब एक और शब्द है ज़कात। ये हैसियतमंद मुसलमानों के लिए लागू होता है, यानी आमदनी से पूरे साल भर जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी भी ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम लागू किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। अधिनियम के तहत सरकार ने 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। वक्फ एक्ट 1954 में संपत्ति की देखरेख करने का काम करने लगा था। इसके बाद से कई बार इसमें संशोधन भी हुआ। सभी कानूनी मामलों को भी यही संभालता है। संपत्ति को बेचना, खरीदना, किराए पर देने का काम भी वक्फ बोर्ड ही करता है। और आज ये वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा भूमालिक बन गया है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर ये मनमानी पर उतर जाए तो आपकी ज़मीन को अपना कहते हुए अगर दावा भी कर दे तो उस दावे को उलट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आप सोचिए कि इसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है। अब बताते हैं कि ये मुद्दा आखिर सुर्खियों में अक्सर क्यों बना रहता है। तो इसका जवाब है एक आरोप, और वो आरोप ये कहता है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें दी हैं। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दे रखा है जो किसी ट्रस्ट के पास भी नहीं है। वक्फ को अधिकार है कि वो किसी भी संपत्ति के बारे में जांच कर सकता है कि वो संपत्ति वक्फ की संपत्ति है या फिर नहीं। अगर हाल ही की बात की जाए तो तमिलनाडु में स्टेट वक्फ बोर्ड ने तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव को अपना मालिकाना हक बता दिया है। और तो और महाराष्ट्र के सोलापुर से भी यही मामला सामने आया था। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज़्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। हर साल हजारों व्यक्ति बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दान देते हैं, जिससे इनकी दौलत दिन दोगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड ने बड़े पैमाने पर संपत्तियों पर दावा किया था, जिसके बाद योगी सरकार ने आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों की जांच करने की बात कही थी। ये बात साल 2022 की है, लेकिन सर्वे के नतीजे सामने नहीं आ सके थे। सोचिए, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, इसका इस्तेमाल गरीब तबके के लोगों के लिए क्यों नहीं किया जाता। इस पर आज़ादी के बाद से ही भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन जैसे कई गंभीर आरोप लगे। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर राज्य में इसकी अलग कहानी देखने को मिली। सितंबर 2022 में आम विधायक अमानतुल्लाह खान, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इन पर भी वक्फ फंड की हेराफेरी और अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब ये जमानत पर बाहर हैं। हाल ही में केंद्र ने वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को जब्त भी किया था। हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में इसकी आगे की जानकारी देंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बहरहाल, जाने से पहले हमारे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं, ताकि हमारी अगली रिसर्च में हमारी मदद हो सके, क्योंकि हम आपको फैक्ट दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं, इस लोकतांत्रिक देश में वक्फ के क्या मायने हैं? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजहबी आधार पर कानून क्यों बना? अन्य धर्मों की संपत्ति के मामले में सिविल कोर्ट जाते हैं, तो वक्फ के लिए अलग कोर्ट क्यों? अगर वक्फ बोर्ड भारत में है तो ये कंसेप्ट इस्लामिक देशों में क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड के सदस्य सारे मुस्लिम अधिकारी ही क्यों हैं? अल्लाह के नाम पर दिए गए वक्फ का इस्तेमाल गरीब इस्लामिक लोगों के लिए क्यों नहीं होता?